नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BS टीवी की खास पेशकश 24 का 40 में आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो चुके हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और 4 जून को ईवीएम खुलने के साथ ये साफ हो जाएगा कि किसकी मेहनत रंग लाई और किसकी मेहनत पर पानी फिर गया। देखिए हमारा खास कार्यक्रम 24 का 40। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री जल्द ही लग्जरी और हाईटेक गाड़ियों में घूमते हुए दिखेंगे। सरकार के मंत्रियों को नई कार खरीदने के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद माननीय अपनी नई और चमचमाती कार का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए स्टेट गैराज के बाड़े में 25 नई गाड़ी शामिल होंगी। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट को देखिए आप। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लंबे समय बाद अपने मंत्रियों को नई गाड़ियों की सौगात देने वाली है। जल्द ही मंत्रियों के काफिले में 25 नई हाईटेक गाड़ियां शामिल होने जा रही हैं। इसके लिए कर्जदार मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने 4.75 करोड़ की मंजूरी दे दी है। मोहन सरकार ने नए वाहन खरीदने की कवायद करीब 2 महीने पहले शुरू की थी। मंत्रालय के सूत्रों की माने तो मोहन सरकार के दोनों डिप्टी सीएम और मंत्रियों के काफिले में कारों की कमी है। इसके साथ ही प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के काफिले में भी एक गाड़ी की कमी है। यही वजह है कि सरकार अब गाड़ियों की कमी को पूरा करने जा रही है। मंत्रियों के काफिले में लग्जरी गाड़ियों की डिमांड। मंत्रियों ने स्टेट गैरेज से की 25 से ज्यादा गाड़ियों की डिमांड। वित्त विभाग ने मान्यों की गाड़ियों के लिए 4.75 करोड़ के बजट को दी मंजूरी। बीते 3 साल में सरकार ने खरीदे 12 से ज्यादा वाहन। वित्त विभाग ने इनोवा, क्रेटा खरीदने की दी मंजूरी। एमपी सरकार में सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम और 28 मंत्री। स्टेट गैरेज से की थी 31 लग्जरी वाहनों की डिमांड, 25 गाड़ियों को मिली मंजूरी। सूत्रों की माने तो भले ही मौजूदा बाड़े में अधिकांश कार का हिस्सा नया है, इन्हें 2022-23 में खरीदा गया था। प्रत्येक कारें मुश्किल से 10 से 20 हजार किलोमीटर ही चली हैं, लेकिन मंत्री आवंटित कारों से संतुष्ट नहीं हैं। मान्यों का तर्क है कि उन्हें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा करना पड़ता है, इसके लिए उनके पास नई गाड़ी होना चाहिए। इसके पहले मंत्रियों के पास एम्बेसडर कार हुआ करती थी, जिन्हें 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद बदल दिया जाता था, लेकिन अब नए दौर की गाड़ियों की लाइफ ज्यादा हुआ करती है। ऐसे में इन्हें 4 लाख किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। उधर सरकार की नई गाड़ियों की खरीदारी पर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री इस पर बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आप अभी भी लग्जरी गाड़ियां हैं, कोई जो है 100 किलोमीटर चली, कोई 200, कोई 1000 किलोमीटर चली, तो क्या इतने से परिवहन के बाद क्या गाड़ियां जो है खारिज कर दी जाती हैं? आज इस प्रदेश पर लाखों करोड़ का कर्जा है और कर्जे लेकर जो है घी पीने की ये नई योजना चालू हो गई। अच्छा, मंत्रियों को क्यों चाहिए भैया 0018 नंबर या 007 नंबर? क्या न्यूमरोलॉजी चल रही है वल्लभ भवन में बैठ के कि वहाँ पर कोई ज्योतिषियों को बिठा लिया उन्होंने? ये इसके बाद के सवाल होने चाहिए। सरकारें अब इस आधार पर चलेंगी कि उनकी गाड़ी का नंबर उनकी कुंडली से मिलना चाहिए। इस आधार पर लोग गाड़ियाँ मांग रहे हैं। ऐसी चर्चा पूरे वल्लभ भवन में दौड़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक ही विजन रहा है, एक ही मुद्दा रहा है, वो है देश की जनता की सेवा। और अगर मध्य प्रदेश में बात कर लें तो मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो लक्ष्य साधा है और वही एक मकसद जो लिया है जनता की सेवा का, वही फ़र्क आप देख रहे हैं कि एक 2003 से पहले का मध्य प्रदेश था जो बीमारू राज्य था, और आज का जो मध्य प्रदेश है वो एक विकसित राज्य की श्रेणी में आने वाला प्रदेश है। तो देश की जनता जानती है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में अगर किसी ने जन कल्याण का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अगर किसी ने परिवार कल्याण का काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस के इस तरीके के जो निराधार आरोप हैं वो पूर्ण रूप से मैं उसका खंडन करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार पर करीब 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है।
प्रदेश सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार अमूमन हर 2 महीनों में कर्जा ले रही है। ऐसे में मानियों का लग्जरी कार के प्रेम ने एमपी में एक बार फिर नए सियासी विवादों को जन्म दे दिया है। बीएसटीवी के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट। चलिए 24 का 40 में आगे देखिए आप। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नरसिंह महाघोटाले में अब भोपाल सीबीआई की जांच टीम को बदलने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली सीबीआई अब नई टीम के गठन की तैयारी कर रही है। दरअसल जांच टीम के अफसरों के घोटाले में लिप्त होने की वजह से दिल्ली सीबीआई आगे की जांच कर रही है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। जाएगी भोपाल सीबीआई की पूरी जांच टीम। जांच टीम के अधिकांश सदस्य घोटाले में शामिल। नए सिरे से टीम बनाने की कवायद शुरू। एमपी के अधिकारियों को टीम में नहीं मिलेगी जगह। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गठित होगी नई टीम। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई एसीबी भोपाल ने 7 कोर टीमों के साथ 3 से 4 सहायक टीमों का गठन किया था। इस मामले की जांच लंबे समय से चल रही थी। 300 से ज्यादा कॉलेज की जांच में अधिकांश कॉलेज फर्जी पाए गए, लेकिन अफसरों की मिलीभगत के चलते 30 से ज्यादा कॉलेजों को क्लीन चिट दे दी गई। इस मामले में सीबीआई ने जांच अधिकारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। दिल्ली सीबीआई ने 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में सीबीआई के 4 अफसर भी शामिल। प्रदेश के 31 स्थानों पर की थी छापामार कार्रवाई। रेड में 2 करोड़ 33 लाख 4 सोने की छड़ मिली थी। 36 डिजिटल उपकरण, 150 दस्तावेज हुए थे जब्त। 23 आरोपियों पर हुआ था मामला दर्ज। गिरफ्तार आरोपियों से दिल्ली में सीबीआई कर रही पूछताछ। हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही नरसिंह घोटाले की जांच। अब दिल्ली सीबीआई आरोपियों का रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है। अब इस जांच से भोपाल सीबीआई को दूर रखा गया है। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि जो नई टीम जांच के लिए बनाई जा रही है, उसमें मध्य प्रदेश के पुलिस अफसरों के साथ सीबीआई के स्थानीय टीम को शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि इस पर अंतिम मोहर हाईकोर्ट की लगेगी। बहरहाल ये तो हो गई नई टीम की बात, लेकिन इस बीच जिन कॉलेजों को जांच टीम ने क्लीन चिट दी थी, हाईकोर्ट के निर्देश पर उनकी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल जिन कॉलेज के प्रिंसिपल रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए, उनके प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। अब जानते हैं रिश्वत के खेल में आखिर कौन से कॉलेज शामिल हैं। मले नर्सिंग कॉलेज भोपाल, अरविंदो नर्सिंग कॉलेज भोपाल, महको नर्सिंग कॉलेज भोपाल, एपीएस नर्सिंग कॉलेज भोपाल, आरडी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज इंदौर, प्रत्यांश नर्सिंग कॉलेज इंदौर, आधार नर्सिंग कॉलेज रतलाम, धार कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डॉक्टर एमबी शर्मा नर्सिंग कॉलेज रतलाम। सीबीआई ने 19 तारीख को कई लोगों को गिरफ्तार किया था और 13 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी। कई सीबीआई अधिकारी और कॉलेज संचालक भी है, लेकिन इसके बीच में 20 तारीख को यानी सोमवार को मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने नामांकन के लिए एक सुटेबल कॉलेजों की लिस्ट जारी की है। इसमें जो जिन कॉलेज संचालकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन कॉलेज से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया है और सीबीआई की एफआईआर में जिन कॉलेजों के नाम है, उन कॉलेजों को भी इस लिस्ट में नाम है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नर्सिंग फर्जीवाड़े के बीच में सांठ गांठ का खेल फिर भी चल रहा है। इतनी बड़ी कार्रवाई दिल्ली सीबीआई के होने के बाद भी नर्सिंग फर्जीवाड़े में यह बड़ा खेल चल रहा है। इसमें तत्काल हम मांग करते हैं मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार से कि यह लिस्ट को तत्काल रोका जाए और जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपने जो लिस्ट जारी की है 22-23 सत्र की, वो नामांकन की प्रक्रिया अभी रोकी जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरी सीबीआई द्वारा जो जांच की गई थी और सुटेबल लिस्ट दी गई थी 169 कॉलेजों की, वो पूरी लिस्ट अभी संदिग्ध है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में घोटालों पर एक बार फिर सियासत शुरू होने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता अरुण यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि अब समझ आ रहा है कि विश्व के सबसे बड़े शिक्षा व्यापम महाघोटाले में सीबीआई ने क्लीन चिट कैसे दी होगी। जब नर्सिंग कॉलेजों की सूटेबल रिपोर्ट के लिए लाखों रुपए की रिश्वत सीबीआई के अधिकारी ले रहे हैं, लाखों रुपए में बिक गए हैं, तो व्यापम महाघोटाला तो अरबों रुपए का था, उसमें तो करोड़ों की रिश्वत मिली होगी। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो वहीं लोकसभा चुनाव का घमासान अपने अंतिम चरण में है। दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मीडिया पर हमला बोल रहे हैं और मीडिया को ब्लैकमेलर बता रहे हैं, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। पत्रकारिता मीडिया को मिशन के रूप में देखा और माना गया।
हालांकि बदलते दौर में मीडिया के स्वरूप में कई तरह के बदलाव भी हुए। मीडिया स्वतंत्र संस्था से समूह में भी बदल गई। मगर आज यहाँ चर्चा मीडिया के बदलते स्वरूप की नहीं, बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने मीडिया पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। दरअसल एक इंटरव्यू में राहुल गांधी कह रहे हैं कि द मीडिया सिस्टम इन इंडिया इज नॉट अ मीडिया सिस्टम, सॉरी टू बी ब्लंट, इट इज अ पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग सिस्टम टू गेट मनी एंड इन दैट ब्लैकमेलिंग सिस्टम यू हैव नो प्लेस। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज गिविंग 1000 crore to the media people. It is going directly from the budget called advertising into 10% of people's hand. And they are using media to put pressure on them to get more business. That's media. मसलन ये कि भारत में मीडिया तंत्र कोई मीडिया तंत्र नहीं है, ये पैसे पाने के लिए एक राजनीतिक ब्लैकमेलिंग तंत्र है और उस ब्लैकमेलिंग सिस्टम में आपकी कोई जगह नहीं है। साथ ही छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सरकार विज्ञापन के नाम पर 1000 करोड़ रुपए देती है, जो इसका इस्तेमाल और अधिक व्यवसाय पाने के लिए दबाव बनाने के लिए करते हैं। यही मीडिया है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि राहुल गांधी ने भारत के मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहा है, जिसकी सीएम ने कड़े शब्दों में निंदा की और लिखा कि राहुल गांधी का यह बयान बेहद आपत्तिजनक और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार है। Media system in India is not a media system. Sorry to be blunt, is a political blackmailing system to get money. And in that blackmailing system, you have no place. Chhattisgarh government is giving 1000 crores to media people, right? It is going directly from the budget called advertising into 10% people's hands, and they are using that to put pressure on them to get more business. That's media. देश भर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी के इस बयान पर सूबे में सियासत इसलिए गर्मा गई है क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बयान में छत्तीसगढ़ का जिक्र कर दिया है। मामले को लेकर प्रदेश के मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी पगला गए हैं, मुंगेरी लाल का सपना देखते देखते अपना दिलो दिमाग खो बैठे हैं। मीडिया का अपने आप में बड़ा महत्व है, तो वहीं मामले को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सफाई दी। राहुल गांधी ने सभी मीडिया के लिए नहीं कहा, कुछ एक मीडिया के लिए कहा है जिनका चरित्र हम सब जानते हैं। देखिए, राहुल गांधी के बारे में ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। वो पगला गए हैं, मुंगेरी लाल का सपना देखते देखते अपना दिलो दिमाग सब गंवा बैठे हैं। मीडिया जो है प्रजातंत्र का रखवाला है, चौथा आधार स्तंभ है, देश के प्रहरी के रूप में काम करता है और उनका मीडिया को ब्लैकमेलर कहना यह अनुचित है। मैं इनका निंदा करता हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी ने सभी मीडिया के लिए नहीं कहा है, कुछ एक लोगों के लिए कहा है जिनका चरित्र आप हम सब जानते हैं। कुछ एक लोग हैं जो मीडिया के मापदंड, मीडिया की जो तटस्थता है उसको कलंकित करने का काम करते रहे हैं, तो राहुल गांधी ने उसको इंगित किया है। उन्होंने सारी मीडिया के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। 24 मई को सृष्टि के प्रथम संदेशवाहक, पत्रकारिता के सर्वोत्तम आदर्श, ब्रह्मर्षि के मानक पुत्र आदि पत्रकार देवर्षि नारद जी की जयंती मनाई जाती है और इसी दिन कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी की मीडिया को ब्लैकमेलर करार देने पर चर्चा करना इस दौर में दुर्भाग्य ही माना जाएगा। बहरहाल मीडिया की जरूरत तो सबको है, बस सब अपने अपने हिसाब से उपयोग करना चाहते हैं। देखना होगा कि इस चुनावी समर में राहुल गांधी के बयान पर मचे सियासी बवाल का अंत कहां होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के संगठनों में बड़े फेरबदल किए जाएंगे। चुनाव के बाद विष्णुदेव साय कैबिनेट में विस्तार के साथ ही संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई बड़े नेता इधर से उधर होते नजर आएंगे। अब संगठन पर फोकस, संगठन को मजबूत करने में जुटे राजनीतिक दल। बीजेपी करेगी संगठन में बड़े फेरबदल। कांग्रेस संगठन में भी होंगे बदलाव। निकाय चुनाव से पहले किए जाएंगे बदलाव।
दरअसल भाजपा की सत्ता में वापसी के लिए दिन रात एक करने वाले संगठन के नेताओं के नाम निगम मंडल आयोग की पहली खेप में आने की बात कही जा रही है। चुनाव परिणाम के बाद ऐसे लोगों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले किरण सिंह देव को भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि चुनाव की गतिविधियों को संचालित करने के लिए किरण देव ने अपनी टीम का विस्तार करते हुए कुछ जरूरी नियुक्तियां ही की थी। इनमें प्रदेश महामंत्री और कार्य समिति सदस्यों समेत 12 पदाधिकारियों के नाम शामिल थे। पार्टी सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद किरण देव नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक मजबूत टीम तैयार करेंगे। बताया गया कि वे उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, कार्यालय प्रभारी, सह प्रभारी जैसे पदों पर नए लोगों को मौका दे सकते हैं। इसी तरह विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में प्रवक्ता भी बनाए गए थे। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रवक्ताओं की सूची में भी फेरबदल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये किसी परिवार से चलती नहीं और समय समय पर यहाँ बदलाव होता है, दायित्व बदले जाते हैं। विधानसभा का जब चुनाव हुआ उसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो आज मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी एक टीम रही। माननीय अरुण साहब जी आए, उनकी अपनी एक टीम रही। अब नए अध्यक्ष आए हैं तो जहाँ पर रिक्त स्थानों की भर्ती पहले ही हो चुकी है तो कुछ नए लोगों को दायित्व मिलना, कुछ लोगों का दायित्व बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो ये ज़रूर होगी। और जहाँ तक सर्जरी शब्द का इस्तेमाल है, ये सर्जरी नहीं है, ये जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको दूसरा दायित्व देना, नए लोगों को आगे लेके आना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो भाजपा में चलती रहती है, उसी के तहत दायित्व में बदलाव माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी के निर्देश पर हो सकता है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस काफी बिखरी हुई नजर आई है। संगठन के कई नेताओं के साथ पूर्व विधायक और महिला नेत्रियां कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। पीसीसी चीफ दीपक बैज के सामने इसी बिखराव को समेटकर कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए कांग्रेस संगठन में फेरबदल और नई नियुक्तियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस संगठन के किसान कांग्रेस, असंगठित कामगार, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग, प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष, संयुक्त महासचिव समेत कई पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह चुनाव के दौरान मिली शिकायतों को देखते हुए ऐसे लोगों को भी संगठन के पद से हटाया जा सकता है। कांग्रेस अपनी नई नियुक्तियों में युवाओं तथा चुनाव में बेहतर काम करने वालों को ज्यादा महत्व देगी। देखिए, एक तो 400 पार का नारा देखे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फेल हो चुकी है और स्थायी चुनाव में प्रयास कर सकती है, लेकिन सफल नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार स्थानीय चुनाव के लिए अपने स्थानीय नेताओं से चर्चा हम कर रहे हैं और आने वाला समय में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जल्दी ही प्रदेश स्तर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। जिनको जाना है वो चले गए, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है। आप देख रहे हैं इस समय लोकसभा चुनाव, कोई नेता चले भी गए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस समय लोकसभा चुनाव 11 सीटों में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ी है और आने वाला नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। बहरहाल दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव में पसीना बहा रहे हैं। प्रदेश के बाद ओडिशा, झारखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद नगरीय निकाय चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, इसी पर फोकस कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किसका संगठन कितना मजबूत हो पाता है। मोनिका दुबे, BSTV रायपुर। और आगे देखिए, अब कांग्रेस में कार्यकर्ता और नेताओं के बागी होने का सिलसिला लगातार जारी है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता ताश के पत्ते की तरह ढहते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी छोड़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता अपनी पूर्व पार्टी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। साथ ही एक से बढ़कर एक बयान भी दिए जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश में लगातार सियासत तेज है। वहीं यहां तक बागी हुए नेताओं को एक और जहां धोखेबाज बताया जा रहा है, तो वहीं अब इन नेताओं की तुलना डिस्पोजल से की जा रही है। कांग्रेस संगठन से जुड़े नेता व कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं।
यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद वह कांग्रेस खेमे के अपने ही पूर्व नेताओं व संगठन को लेकर बड़े बड़े बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी में इन बागियों का स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने उनकी तुलना डिस्पोजल से कर दी है। यह बयान है पीसीसी चीफ दीपक बैज का। यहाँ तक कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने यह भी कह दिया है कि कांग्रेस में रहते उनकी बहुत इज्जत थी, अब वह सिर्फ उपयोग किए जाने वाले डिस्पोजल की तरह बनकर रह गए हैं। वहीं कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि दीपक बैज जिस संगठन को चला रहे हैं, पहले उसकी चिंता करें। उनकी पार्टी को छोड़कर जा चुके नेताओं व कार्यकर्ताओं को कोसने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के संगठन के जितने भी कैटेगरीज हैं, उनमें से कोई न कोई कांग्रेस को छोड़कर चला गया। विधानसभा चुनाव गुजर गए, खत्म हो गए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला खत्म न हुआ। माननीय दीपक बैज जी, आप उन पर विचार करिए। आप प्रदेश में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस का, और कांग्रेस पूरी तरीके से टूट चुकी है, बिखर चुकी है। जो लोग कांग्रेस के अंदर हैं वो भी कांग्रेस के ऊपर संगीन आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रोज नए आरोप झेल रहे हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि कांग्रेस आत्मचिंतन करे, बजाय कि जो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं उन्हें कोसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनको उपयोग करना था, उपयोग कर लिए, और वो भारतीय जनता पार्टी के एक डिस्पोजल की तरह रहेंगे। कांग्रेस में कम से कम एक फ्रंट नेता के तौर पर रहते थे, और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एक डिस्पोजल ही रहेंगे। रही बात संगठन का विस्तार, अभी सभी नेता चुनाव में व्यस्त है। 4 तारीख के बाद जैसे भी समय आएगा, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद फिर संगठन के लिए आगे रणनीति बनाएंगे। वहीं इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां एक और कांग्रेस के बागी हुए नेता व कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यह कहती हुई नजर आ रही है कि नेताओं के जाने से उनकी पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस अपने ही संगठन के दिग्गज रहे नेताओं को जहां एक और डिस्पोजल बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन नेताओं की खाली हुई सीटों को कांग्रेस संगठन के विस्तार को लेकर कांग्रेस में लगातार असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। रायपुर से BSTV के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट।